Okay, people, we were discussing electrostatic potential and capacitance, so we will go ahead with this. Dielectric constant क्या होता है? ठीक है, तो dielectrics are what is a dielectric? एक insulator होता है, ठीक है, हाँ. तो डाइइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होगा? इट विल बी एन मोर और लेस एन इंसुलेटर. अगर आप डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाइइलेक्ट्रिक के अंदर क्रिएट हो जाएगा एंड इट विल हैव अ लेसर मैग्नीट्यूड देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इसकी मैग्नीट्यूड भाई साहब कम होगी. ओके, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. The ratio of applied electric field intensity to the net electric field intensity on placing a dielectric between two oppositely charged plates is called a dielectric constant. ठीक है, तो आपने देखा भाई साहब यहाँ पे जब हम कल क्या कर रहे थे, इधर हमने एक डाइइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, ये आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं, दीज आर योर नेगेटिव चार्जेस. तो आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का एक है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटरनली एक ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, इंटरनली ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड. सो द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेसिंग. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई साहब? व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आपका ई नॉट अपॉन ई हो जाएगा. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दिस विल बी ई नॉट माइनस ई पी, जो इसके अंदर क्रिएट हो रहा है. ठीक है, ई नॉट माइनस ई पी. और कल हमने देखा भाई साहब ये होगा सिग्मा बाई ई नॉट माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा पी बाई ई नॉट. तो दैट विल बी 1 बाई ई नॉट इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा पी सरफेस. ठीक है, जो आपका ये था. तो दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ई नॉट बाई ई मतलब क्या होगा? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन E naught minus EP which is getting created inside the dielectric field. तो E naught की वैल्यू होगी this upon epsilon naught surface, आपका जो surface charge density है अपॉन epsilon naught. यहाँ पे भाई साहब 1 by epsilon naught surface charge density, ठीक है, माइनस surface charge density of P. ठीक है, surface charge density of P. क्लियर है? तो आपका भाई साहब ये epsilon naught कैंसिल, तो ये हो गया surface charge density माइनस दिस. क्या ये समझ में आ रहा है? ये फास्ट हो गया. देखो भाई साहब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक डाई इलेक्ट्रिक को रख रहे हैं. दिस इज बेसिकली एन इंसुलेटर, और इसको हम रखा जा रहा है भाई साहब एक इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है इसको. ठीक है, अरे यार ये एक डाई इलेक्ट्रिक है. दिस इज बेसिकली व्हाट पीपल अ डाई इलेक्ट्रिक विच इज बेसिकली बीइंग केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव पॉजिटिव चार्जेस and it will have negative charges as well. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई साहब ये एक एक्सटर्नल कंपोनेंट हो गया. लेट्स से ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, नहीं कर लीजिए, आप ख़त्म कर लीजिए. क्या कौन आवाज़ कर रहा है इधर? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, बाहर का, और इसके वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, ये अंदर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है ये क्यों हो रही है? वाई इज इट गेटिंग क्रिएटेड? क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत कम है. ये एक इंसुलेटर है. सो फार लेस चार्जेस आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड एट द बोथ एंड्स, बट देर इज सम अमाउंट ऑफ चार्जेस विच आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड. कंडक्टर रहेगा तो भरपूर चार्जेस हो जाएंगे. जो चार्ज बाहर है ऑलमोस्ट इतना ही चार्ज यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, जो चार्ज इस तरफ रहेगा ऑलमोस्ट उतना ही चार्ज यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा. तो इसलिए आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और internal electric field in case of a conductor will be equal. However, in case of a dielectric, what will happen? The external electric field will be greater than the internal electric field created. So what will be the net electric field? E naught minus EP. ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे भाई साहब गॉसेस थ्योरम लगाते हैं, surface integral of E ds is equal to how much? Q by epsilon naught. ई तो बाहर भाई साहब कांस्टेंट है, लेट्स से ई नॉट है. ये हो गया डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई ई नॉट. डी एस मतलब हो जाएगा ये आपका ऐसा है ना, देखो ये ऐसा क्यूब टाइप का है, तो इसका जो भी एरिया इस तरफ है उसका. ठीक है, तो ई नॉट इंटू ए, इसका सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं हम, तो डी एस का सरफेस इंटीग्रल आपको ए दे देगा. दैट विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ये ए गया भाई साहब उस तरफ, तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी?
Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। Q बाई ए हमको मालूम क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से भाई साहब ई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई पी की वैल्यू हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनसाइड, दैट इज ई पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके। तो आपका डाई इलेक्ट्रिक का वैल्यू क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, ठीक है, ई नॉट माइनस ई पी, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया आपका ई नॉट बाई ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई भाई साहब, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ई पी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस विल बी हाउ मच, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट भाई साहब कैंसिल, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस दिस। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली योर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटसाइड, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनसाइड माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटसाइड माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी इनसाइड। ठीक है, क्लियर है। सो द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन प्लेसिंग अ डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, आपने देखा भाई साहब, दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज कॉल्ड द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अभी भाई साहब यहाँ पे आप देख रहे हो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस विल बी मोर देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, K इज ऑलवेज मोर देन 1। अभी देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये तो कम हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर इज लेस देन द न्यूमरेटर, सो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, K की वैल्यू 1 हो जाएगी। इफ डिनोमिनेटर इज लेस देन द न्यूमरेटर, K की वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज मोर देन 1। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी मोर देन 1। रिलेशन बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो सरफेस में चार्ज डेवलप होता है, और इंड्यूस्ड मतलब जो अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हुई है। ठीक है, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या हो जाएगा भाई साहब, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम बोलेंगे, दैट विल बी ई नॉट बाहर वाला माइनस ई पी जो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जनरेट हुआ है। ठीक है, सो वी नो दैट ई नॉट इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमको मालूम है बाई गॉसेस लॉ। और ई पी क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटरनली अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके, तो आपका ई क्या हो जाएगा, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख सकते हैं। क्यों भाई साहब, क्यों लिख सकते हैं, के क्यों लिख सकते हैं भाई साहब, तो आपका देखो के इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो भाई साहब के की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट बाई ई, ये होता है ना भाई साहब। ठीक है, तो ई नॉट की या ई की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, के ई, या ई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ई नॉट बाई के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ई नॉट बाई के लिख सकते हैं इसको हम। और ई नॉट की वैल्यू कितनी है बोलो, ई नॉट की वैल्यू है सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह पे लिखा सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, तो आपका देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ई की वैल्यू हो गई, ये है आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हाँ ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। तो आपका भाई साहब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है, तो दिस इट विल बी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस दिस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि भाई साहब इसका और इसका रिलेशनशिप क्या है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को जानते हैं, इसका और इसका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पे देखो आपका जो सरफेस, देखो यहाँ पे आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आप अगर भाई साहब इस रेशियो को लेकर चलते हैं तो ये हो गया ई के, मतलब ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन के,
अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने गॉसेस थ्योरम से डिटरमिन करी। तो तुम दोनों आगे बैठो, चलो फटाफट फटाफट, ठीक है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी आपका E का वैल्यू क्या हो गया, E नॉट बाई के। अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये हो गई भाई साहब E की वैल्यू। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू। अभी देखो आपका यहाँ पे हमको E जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है भाई साहब E नॉट माइनस ई पी, और यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस इंटरनल सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया भाई साहब E का वैल्यू, ये हो गया भाई साहब E का वैल्यू। ये दोनों E आपस में बराबर होंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, दिस विल बी इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस दिस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो ये सारे एप्सिलॉन नॉट भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी ये वाला एक्सटर्नल है, ठीक है, दिस विल बी अपॉन के, दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, या हम लिख सकते हैं भाई साहब सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू के इंटू दिस माइनस दिस। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू दिस। तो आपका यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस बाई के। हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हमने इसको डिराइव किया, देखिए, ठीक है, दिस वाज ऑलरेडी डिराइव्ड। तो आपका यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन के। क्लियर है, आर बी क्लियर, ओके। अगर हमने यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी को कॉमन निकाला तो दिस विल बी 1 माइनस 1 बाई के, दिस विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटरनली, इसको हम k माइनस 1 बाई के इंटू एप्सिलॉन अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। पोलराइजेशन वेक्टर, व्हाट इज द पोलराइजेशन वेक्टर, मेजर्स द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। कितना भाई साहब पोलराइजेशन हुआ है डाइलेक्ट्रिक में। डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन किस वजह से हो रहा है, जिस वजह से आपके एक कंडक्टर में पोलराइजेशन होता है लगभग उसी वजह से आपके डाइलेक्ट्रिक में भी पोलराइजेशन होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पोलराइजेशन जो आपके कंडक्टर में होगा वो दैट विल बी फार मोर स्ट्रॉन्गर देन द पोलराइजेशन दैट विल हैपन इन अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ओके। सो दैट इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। तो आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज्ड, इट इज डिफाइंड एज अ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। कितना डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है। ससेप्टिबिलिटी इन डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, इन डाइलेक्ट्रिक्स इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोलराइजिंग वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन डाइलेक्ट्रिक्स पोलराइजेशन वेक्टर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई साहब जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बढ़ाएंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी जनरेट होगा। हाँ, ये जरूर है कि डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा दैट विल बी लेसर देन द एक्सटर्नल फील्ड आउटसाइड, लेकिन जितना आप एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाएंगे अंदर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा, ठीक है। सो भाई साहब देखो डाइलेक्ट्रिक में क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रही कि नहीं। अगर आपका यहाँ पे बाहर का प्लेट पॉजिटिव है और यहाँ पे बाहर का प्लेट नेगेटिव है तो ऑब्वियसली इस वाले प्लेट में पॉजिटिव और इस वाले प्लेट में नेगेटिव जनरेट हो गया। क्या ये पोलराइजेशन जनरेट हो रहा है, इसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। इन डाइलेक्ट्रिक्स पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो बाहर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हो इसको जितना आप बढ़ाते रहोगे अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही बढ़ता रहेगा। हालांकि ये जरूर है कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी लेसर देन द आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, ओके। तो पोलराइजिंग वेक्टर जो है आपका, पोलराइजिंग वेक्टर मतलब ये पोल्स बन गए ना आपके, ये प्लस माइनस वाले सारे पोल्स बन गए, दीज आर ऑल पोल्स। सो ये भाई साहब आपका बढ़ता रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज भी ये स्ट्रांग होता रहेगा और डायरेक्शन वाइज भी ये स्ट्रांग होता रहेगा विथ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है, ओके। सो आपका पोलराइजिंग वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी को इक्वल करने के लिए हम भाई साहब एक कांस्टेंट लगाते हैं, ससेप्टिबिलिटी इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई।
पोलराइजिंग वेक्टर इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। सो ससेप्टिबिलिटी इन डाइलेक्ट्रिक्स, इन डाइलेक्ट्रिक्स इट इज द रेशियो ऑफ, तो आपका भाई साहब ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगा? ससेप्टिबिलिटी विल बी द रेशियो ऑफ पोलराइजिंग वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई साहब एप्सिलॉन नॉट के इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस विल बी बेसिकली ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, दिस इज, इसको हम साई बोलते हैं। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी विल बी पोलराइजिंग वेक्टर एप्सिलॉन नॉट इनटू ई इन डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपने देखा भाई साहब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब ई नॉट क्या हो जाएगा? ई प्लस ई पी, ई नॉट हो जाएगा भाई साहब ई प्लस ई पी। ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई, और ई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना भाई साहब? बट आपका यहाँ पे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इनसाइड विल बी इक्वल टू पी, विल बी इक्वल टू पी, दैट इज द पोलराइजिंग वेक्टर। ठीक है, ये पोलराइजिंग वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस पी बाई ई, और पी की वैल्यू क्या होती है भाई साहब? पोलराइजिंग वेक्टर अपॉन ई, दैट इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इंटू ई नॉट, है ना भाई साहब? तो आपका पोलराइजिंग वेक्टर क्या हो जाएगा? ससेप्टिबिलिटी इंटू ई नॉट इंटू ई। ठीक है, तो आप यहाँ पे भाई साहब इसको क्या लिख सकते हैं? ई नॉट विल बी इक्वल टू ई प्लस पी बाई ई नॉट को आप क्या लिख सकते हैं? ससेप्टिबिलिटी इंटू ई नॉट इंटू ई अपॉन ई नॉट, मतलब ससेप्टिबिलिटी इंटू ई आ जाएगा ये। ठीक है, सो ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू ई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? ई इंटू वन प्लस ससेप्टिबिलिटी। कुछ नहीं समझ में आया है? चलो भाई साहब जाते हैं भाई साहब। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। दिस इज व्हाट? दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया भाई साहब? आपका एक्सटर्नल, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई साहब। ठीक है, E that is the net electric field is the external electric field minus the electric field which is generated inside the dielectric। ठीक है, ओके। तो हम इसको भाई साहब अगर ट्रांसफर कर दें तो यहाँ पे E नॉट को इसको मैं इधर लेकर आऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E प्लस ई पी। ठीक है, E नॉट हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज बेसिकली द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा भाई साहब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका भाई साहब ट्रांसफॉर्मेशन ई नॉट की जगह पे हमने ई नॉट ही लिखा, इस ई की जगह पे ई लिखा, और ये हो जाएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट भाई साहब बाई गॉसेस लॉ। ठीक है, ओके। सो नाउ आपको मालूम है कि भाई साहब सरफेस चार्ज डेंसिटी इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक विल बी इक्वल टू इट्स पोलराइजेशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी और पोलराइजेशन बेसिकली बराबर होंगे किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए। जितना आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, देखो समझो इस चीज़ को। ठीक है भाई साहब, चार्जेस डेवलप हुए हैं कहाँ पे? सरफेस पे, डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ये चार्जेस जो डेवलप हुए हैं यही तो क्रिएट करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसी सरफेस चार्ज डेंसिटी पे पोलराइजेशन हो जाएगी भाई साहब। ठीक है, ये पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन होता है भाई साहब चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, तो यही आपका पोलराइजेशन हो जाएगा फॉर अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू इट्स पोलराइजेशन। ठीक है, ओके। अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब आपका ई नॉट क्या हो गया भाई साहब? ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन ठीक है एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट कैसे हो गया भाई साहब? ये एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब आपका E प्लस ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू इट्स पोलराइजेशन, तो P अपॉन ई नॉट हो गया ये भाई साहब। ई नॉट इज इक्वल टू ई इज प्लस पी अपॉन ई नॉट। ठीक है, ओके। सो अभी देखो पोलराइजेशन को अभी हमने पढ़ा। पोलराइजेशन मतलब अगर आप डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो पोलराइजेशन इज इक्वल टू हाउ मच? ससेप्टिबिलिटी इंटू दिस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, एक्सटर्नल या इंटरनल नहीं है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन इंटू ससेप्टिबिलिटी इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। तो आप इस P की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस एक्स ई नॉट ई बाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे। तो ई नॉट दैट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस
ससेप्टिबिलिटी इंटू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, तो ये हो गया आपका ई नॉट, दैट इज ये ई नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इंटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो आप इसको अगर रीड आउट करते हैं, सो दिस विल बी व्हाट, ई नॉट इज द एक्सटर्नल, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, और ये हो गया भाई साहब इसकी ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, आप समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। और भाई साहब हमने अभी देखा कि आपका जो रेशियो होता है, ठीक है, आपका डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ई नॉट बाई ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, तो ई कितना होगा भाई साहब, ई नॉट बाई के होगा, ठीक है, ई नॉट बाई के होगा, या ई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अभी आपने ई नॉट को जो कैलकुलेट किया वो क्या कैलकुलेट किया, ई इंटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, है कि नहीं। अभी जो आपने प्रूव किया वो क्या था, आपका जो ई नॉट है वो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। और ये तो आप पहले ही देख चुके हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके हिसाब से आपका ई नॉट हो गया ई के, और यहाँ पे ई नॉट हो गया भाई साहब ई इंटू 1 प्लस, तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर, मतलब आपका ई इंटू के विल बी इक्वल टू ई इंटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ई और ई भाई साहब कैंसिल, के की वैल्यू हो गई 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। आर वी गेटिंग दिस पीपल, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। नाउ सिंस के इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई, के की वैल्यू हो गई भाई साहब ई नॉट बाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, डाई इलेक्ट्रिक हो गया ये, के इज इक्वल टू वॉट, ई नॉट बाई ई 1 प्लस एक्स ई प्लस ई नॉट, और बोथ ए एंड सी है मितेश, बोथ ए एंड बी, मतलब आपका ये भी सही है और ये भी सही है, तब ठीक है, सही है, ठीक है, ओके। तो बोथ ए एंड बी। संगम, एग्जाम्पल्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स इज माइका, आयरन, कॉपर, ऑल ऑफ दीज। आयरन तो देखा होगा आपने, कॉपर पे तो आपने भाई साहब अपना साम्राज्य बनाया है ना। संगम इलेक्ट्रॉनिक्स तो भाई साहब चांदी कॉपर की वजह से ही है, कॉपर अगर जीवन में से निकल जाए ना भाई साहब तो सिल्वर से खेलोगे तुम, ओके। कंडक्शन तो भाई साहब 2 ही होते हैं, ओके। और माइका, हैज एनीबॉडी सीन अ माइका, नहीं देखे हैं, कहाँ देख, कहाँ, सिकड़ी मतलब गैस, हाँ, तूने क्या खोला था उसके बाद देखा था, हाँ मतलब देखा है, कैसे देखा, उसको खोलेंगे तभी देख पाएगा ना, ऊपर ही था, ओके। देखो माइका एक एक्सीलेंट सब्सटेंस है, अभी फिलहाल तो इसका यूज़ काफ़ी कम हो गया है। एक्चुअली बिहार में अगर आप जाएंगे तो आपको ना सैंड में, मतलब मट्टी में आपको माइका दिखेगा, ठीक है। माइका एक मतलब ग्लास की तरह दिखता है वो, लेकिन ग्लास की तरह होता नहीं है, मतलब उसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, वो मतलब हार्मलेस होता है, आपका जैसे ग्लास कट उठ जाएगा वैसा नहीं होता है, और बहुत हल्का होता है। अभी माइका का एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, आपने अगर इलेक्ट्रिक आयरन देखा रहेगा, इलेक्ट्रिक आयरन देखा है वैसे, मतलब ये इलेक्ट्रिक आयरन है, अभी के ज़माने के नहीं, पहले के ज़माने के इलेक्ट्रिक आयरन में ये माइका होता था, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, नाइक्रोम वायर है, दिस इज बेसिकली नाइक्रोम वायर, ये बहुत ज़ोर से हीट होता है तभी तो ये आपका गर्म होता है। अभी प्रॉब्लम क्या है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जिसकी वजह से ये गर्म हो रहा है, तो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी इसके सरफेस पे भी आएगी ना भाई। आपका जो माइका ऐसा अपना जो प्रेस है या जो इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका ये वाला बॉडी तो मेटल से बना है और ये वाला नाइक्रोम वायर भी मेटल से बना है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे आएगी, मतलब जिसको भी आप प्रेस करने जाएगा वो चिपक जाएगा ना, गया काम से, है ना। जिस कपड़े को आप प्रेस करने जाएंगे वो चिपक जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज़ को चिपका देगी, आप उसमें हाथ लगाएं तो आप भी चिपक जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका ये जो कपड़ा है इसके साथ चिपक जाएगा, हाउ विल यू बी एबल टू आयरन दिस। तो इसीलिए यहाँ पे इस माइका को हम रखते हैं। माइका का एक अच्छा प्रॉपर्टी ये है कि वो हीट को पास करने देता है, बट वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देता, ठीक है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब यहाँ पे जो हीट जनरेट हुई है नाइक्रोम वायर के गर्म होने से, वो हीट यहाँ पे पहुँचेगी, लेकिन नाइक्रोम वायर का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, ठीक है। दैट्स द रीजन इट इज यूज्ड हियर, ठीक है, ओके। एग्जांपल्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स, क्या आयरन डाइइलेक्ट्रिक हो सकता है? नहीं, संगम को छोड़ दिया, रोहित
क्या आयरन डाइलेक्ट्रिक हो सकता है? मालूम है तुम एब्सेंट है, लेकिन जितना हमने पढ़ाया उसमें से हो सकता है। कैसे डाइलेक्ट्रिक कैसे होगा? मुंडी हिला रही हो। डाइलेक्ट्रिक कैसे होगा भाई साहब? डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं तो इंसुलेटर ही हो। हाँ, तो मुंडी किसके लिए हिला रही थी? आयरन के लिए कि माइका के लिए? ओके, तो आयरन भाई साहब आपका डाइलेक्ट्रिक नहीं हो सकता, इट इज अ कंडक्टर। ठीक है, ओके। कॉपर, कॉपर तो भाई साहब संगम इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है कॉपर पे। ठीक है, तो आपका ये भी एक आपका डाइलेक्ट्रिक नहीं हो सकता। तो द ओनली थिंग दैट कैन बेसिकली बी अ डाइलेक्ट्रिक इज माइका। जैसे मैंने आपको बताया, माइका विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, हाउ इट विल अलाउ द हीट टू पास थ्रू। प्रेस से हमको हीट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। ठीक है, सो इट विल अलाउ द हीट टू पास थ्रू। ठीक है, सो इट विल बी तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पास करने दे रहा है वो क्या हो जाएगा? इंसुलेटर, और इट विल बी अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, थैंक यू हो गया रे? अरे तुम्हारा थैंक यू होना अभी बाकी है, टाइम है, टेंशन मत। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अभी हम भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे भाई साहब। ठीक है, अभी कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। कैपेसिटर्स मतलब क्या होता है? ये जो पंखा चल रहा है, वो एक पंखे में देखो एक सिलेंडर दिख रहा है, व्हाइट कलर का सिलेंडर। ठीक है, दैट इज बेसिकली अ कैपेसिटर। कैपेसिटर का भाई साहब कैपेसिटी होता है चार्ज को स्टोर करने का। देखो यहाँ पे आपने जैसे स्विच दिया तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, बट इन दिस केस इलेक्ट्रिसिटी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जैसे जैसे आप देखो भाई साहब, गाड़ी होता है आपका, गाड़ी में आप चाबी घुमाते हो, फिर जैसे टू व्हीलर में आप किक देते हो तो एक इग्निशन होता है। ठीक है, फ्यूल का बर्निंग स्टार्ट हुआ, फ्यूल रहने से ही बर्निंग नहीं होगा, उसका स्टार्ट भी होना चाहिए प्रोसेस, मोटर घूमना चाहिए, तो इग्निशन आप स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे भी इसको स्टार्ट करने के लिए आपका एक स्टार्टर होता है, और ये स्टार्टर बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा बॉक्स है जिसमें चार्ज स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, अगर आप इस स्टार्टर को हटा देंगे तो फैन नहीं चलेगा, बावजूद इसके कि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अभी भी है, आप भाई साहब स्टार्टर को हटा दीजिए, फैन नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब फैन तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है बट इट विल नॉट स्टार्ट, ये स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए हम इसको भाई साहब स्टार्टर बोलते हैं, या कंडेंसर बोलते हैं, या कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, सो कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटर, मैं यहाँ पे एक सिंपल कैपेसिटर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कैपेसिटर्स आर बेसिकली ह्यूज, दे हैव द पोटेंशियल और दे हैव द कैपेसिटी टू स्टोर चार्जेस। तो चार्जेस को भाई साहब ये स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज अ कैपेसिटर? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द चार्जेस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप किस चीज को पढ़ रहे हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे हैं, मूविंग चार्जेस को नहीं स्टडी कर रहे हैं। यू आर बेसिकली ट्राइंग टू स्टडी चार्जेस विच आर स्टैग्नेंट एट अ प्लेस, which are not moving from a place, hence it is used for storing the charges. A capacitor is primarily used to store the charges. तो ये देखो आपका ये कैपेसिटर है। ठीक है, दिस इज बेसिकली ए कैपेसिटर। कभी एक्सपेरिमेंट किया है? एक कैपेसिटर को आप चार्ज करो, मत करना। ठीक है, ओके, मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। अभी जैसे मतलब कीड़े कांडी करने का शौक है तो कर सकते हो। जैसे ये आपका कोई प्लग है, तो आप ये जो दो तार है ना, आपने टेस्टर देखा है? टेस्टर, तो टेस्टर क्या होता है? टेस्टर में जैसे आप जैसे इस किसी भी होल में घुसाएंगे तो लाइट ब्लिंक होगी, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है। यही चीज़ आप कंडेंसर से भी कर सकते हो, यही चीज़ आप कंडेंसर से भी टेस्ट कर सकते हो। कैसे? इस तार को भाई साहब दोनों में दोनों होल्स में डालो और फिर निकालो, और जैसे तुम इसको इन तार को ऐसे करोगे चिड़चिड़ करेगा वो, ऐसे स्पार्क्स निकलेंगे। ठीक है, मतलब ये इसको तुमने भाई साहब ये क्या कहते हैं अपने जो आपका ये जो आपके सॉकेट्स हैं इसमें आपने डाला और फिर इसको बाहर निकाला। अभी अगर इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ऐसे स्पार्क्स निकलेंगे इसमें। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो बेसिकली कंफर्मिंग दैट द सॉकेट इज राइट, वो आपका सॉकेट राइट है। जैसे टेस्टर आपका कंफर्म करता है बाय ब्लिंकिंग ऑफ लाइट दैट द सॉकेट्स आर in good shape and electricity is passing through them, and this will also confirm that actually electricity is passing through them. ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जैसे ही आपने इसको उस सॉकेट के अंदर डाला, उसमें से चार्जेस इसके अंदर आ गए और स्टोर्ड हो गए। ठीक है, और वही चार्जेस जो है, तो आप जैसे इसको ऐसे कर रहे हैं तो वो चार्जेस आपस में मतलब स्पार्क्स जनरेट कर रहे हैं, दे आर बेसिकली जनरेटिंग स्पार्क्स। ठीक है, ओके, तो भाई साहब आपका ये होगा क्या? इट कंटेन्स टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और प्लेट्स
इसके अंदर का जो हिस्सा है वो कैसे होगा, ऐसा होगा। देखो, दीज विल बी इलेक्ट्रिकल प्लेट्स विद चार्जेस प्लस माइनस, ठीक है। इट कंटेन्स टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक दैट इज इंसुलेटर। यहाँ पे भाई साहब क्या है, एक इंसुलेटर है या डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं हम। दिस इज बेसिकली एन इंसुलेटर और अ डाइलेक्ट्रिक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? They are separated by a distance and this is called an insulator or a dielectric. So capacitor क्या है, एक डिवाइस है which is used for storing the charges. It is primarily used to store the charges. It contains two electrical conductors. ये वाले जो होंगे भाई साहब, ये वाला कंडक्टर होगा और ये वाला कंडक्टर होगा, लेकिन आपस में ये जुड़ा नहीं है, ठीक है। It contains two electrical conductors. बीच में आपका होगा एक इंसुलेटर और अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। पर्पस क्या है डाइलेक्ट्रिक को रखने का, अभी आप बताओ पर्पस क्या हो सकता है। व्हाट कुड बी द पर्पस ऑफ कीपिंग अ डाइलेक्ट्रिक, जो हमने अभी पढ़ा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्जेस है प्लस, यहाँ पे चार्जेस है माइनस। जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक को अंदर रखोगे तो इसमें एक बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर क्या जनरेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी भाई साहब, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस इंटैक्ट रहेंगे, है ना भाई साहब। अगर आपने बीच में कंडक्टर रख दिया होता तो क्या होता था, जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट वुड हैव बीन इक्वल। और अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की भाई साहब जीरो हो जाएगी, मतलब कोई चार्जेस नहीं होंगे। अगर देखो, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो चार्ज नहीं रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नेट रहता है तभी उसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाएगा। सो ये दीज विल बी बेसिकली चार्जेस विच विल गेट स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर, ठीक है, इनसाइड अ कैपेसिटर। और चार्जेस जो स्टोर होती हैं, जैसे देखो आपके बाइक में जो आप इग्निशन कर रहे हो, ठीक है, या आपके गाड़ी में फोर व्हीलर में जो आप चाबी को घुमा रहे हैं वो इग्निशन हो रहा है, ठीक है, वो आपका फ्यूल का इग्निशन हो रहा है। फ्यूल का इग्निशन जब तक नहीं होगा तब तक फ्यूल रहने दो, टायर में हवा रहने दो, मशीन बराबर रहने दो, गाड़ी नहीं चलने वाली, ठीक है। तो फ्यूल का इग्निशन, इसी तरह से इस स्टार्टर में भी क्या हो रहा है, जो स्टोर्ड चार्जेस हैं दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये स्टोर्ड चार्जेस क्या प्रोवाइड करेंगे वो हम देखेंगे कैसे होता है आपका एनर्जी प्रोड्यूस। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर द रोटेशनल मोशन टू अकर, ठीक है। वो रोटेशनल मोशन को किक स्टार्ट देगा, ठीक है, इट विल बेसिकली स्टार्ट इट। क्या है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन के लिए परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही है किस में, रोटेशनल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये जो ट्रांजिशन है इसके लिए आपको स्टार्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये स्टार्टर एनफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर द रोटेशन टू स्टार्ट। इसके बाद आपकी स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फैन चलने लगा तब स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनिशियल में ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसको एनर्जी लगेगा, ठीक है। खैर, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। कैपेसिटेंस मतलब हैसियत, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, चार्ज को कितना आप स्टोर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप स्टोर कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपका कैपेसिटेंस होगा एज अ कैपेसिटर, ठीक है। ओके, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर। एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर मतलब हैसियत ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी। आप दोनों का शायद मैंने पेपर नहीं दिया हुआ है, आप लोग लेट आए थे तो जाते वक्त ले लीजिएगा। तो आशिका पीछे देख रही है, अरे आपको बोल रहा हूँ और आपको पूजा। हाँ, सो द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी। एबिलिटी मतलब भाई साहब कितना चार्ज वो स्टोर करके रख सकता है अपने अंदर, दैट विल बी द एबिलिटी। क्लियर? सो दैट इज द कैपेसिटेंस, ठीक है। The charge on to the plates of the capacitor is directly proportional to the potential difference at the two ends of the capacitor। भाई साहब, ओ भाई साहब, यहाँ पे भाई साहब समझ लो ये मेटालिक प्लेट्स हैं, अभी हम डाइलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, मेटालिक प्लेट्स कैसे कनेक्टेड रहेंगे, समझ लो ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, या पावर सोर्स से कनेक्टेड है, मतलब समझ में आ रहा है, पावर सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। समझ लो भाई साहब आपका मितेश है, ठीक है, जुई गाँव में रहता है, भाई साहब गाड़ी निकाली उसने एकदम फुल पावर में, अरे ये तो ब्रिज आ गया, अभी आगे खाइए, तो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, उसका दोस्त भी आ गया, उसके और सारे दोस्त भी आ गए, अरे भाई साहब अभी कैसे जाएंगे, समझ लो ब्रिज नहीं है, तो दे विल स्टॉप हियर, ठीक है, दे विल स्टॉप हियर। ओपोनेंट टीम जिनके साथ भाई साहब मैच था उन लोग इधर से आ गए, अभी मैच तो पानी में खेल नहीं सकते, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे विल ऑल अक्यूमुलेट हियर, दे विल ऑल स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग हियर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अंदर भाई साहब क्या है, पानी है, मतलब यहाँ पे तो आप क्रिकेट खेल नहीं सकते या फुटबॉल खेल नहीं सकते, जो भी है, ठीक है। सो नो गेम्स कैन बी प्लेड हियर, सो व्हाट विल हैपन, ऑल ऑफ देम दीज चार्जेस विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग हियर। ये आपका पावर सोर्स के प्लस से कनेक्टेड तो ये प्लस है, ये आपके माइनस से कनेक्टेड तो ये माइनस है। एक्चुअली में क्या ऐसा है,
नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं अभी ये इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। आपका जो पावर सोर्स है वो AC सोर्स है, ठीक है। AC मतलब ये वाला AC नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या होंगे, आपके पोल्स चेंज होते रहेंगे, फटफट फटफट चेंज होते रहेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आपने कभी देखा है, मैं यहाँ पे जब कैमरा सेट करता हूँ तो मेरे को बहुत टाइम लगता है। यू नो व्हाट इज़ द रीज़न? इसका रीज़न क्या है? हाँ नहीं, फोकस छोड़ दो, फोकस तो कैमरा का फीचर है, हाँ, जिसको हम फ्लिकरिंग बोलते हैं। यू नो वाई फ्लिकरिंग हैपन्स? आप मोबाइल, हाँ क्यों? आप भाई साहब जब खुली आंख से देख रहे हैं तो आपको फ्लिकरिंग दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं दिख रहा है। लेकिन आप अगर किसी कैमरा से देखेंगे तो आपको फ्लिकरिंग दिखेगा, क्यों? वाई विल दिस हैपन? वाई विल दिस फ्लिकरिंग हैपन? फिर आपको कैमरा को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जिसको नहीं आता है फिर फ्लिकरिंग भी रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। और बहुत बार होता भी है, ठीक है, पता नहीं चलता क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिखता नहीं है ठीक से। बट फ्लिकरिंग का एक अरेंजमेंट होता है। क्या होता है कि आपका जो AC का सोर्स है, AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब समझ लो आपका ये पावर सोर्स है, ठीक है। ये पावर सोर्स है, एक में से करंट आ रहा है, एक में से करंट जा रहा है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर फटाक से ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर फटाक से ये नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा होता रहेगा। पोल जो तो चेंज होते रहेंगे, सर 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 सर, ठीक है। आपका अभी सब AC करंट हो गया है, अभी कहीं पे भी DC करंट नहीं है। लास्ट जो आपका था आज से करीबन 7-8 साल पहले जो बॉम्बे में लोकल ट्रेन्स थे वो DC करंट पे चल रहे थे। अभी आज की तारीख में वो भी सब AC करंट पे आ गए, ठीक है। ओके, तो ये जो AC करंट है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है भाई साहब, फटफट फटफट प्लस माइनस। तो आपको लग रहा है कि भाई साहब ये ट्यूबलाइट में तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को, लेकिन हो रहा है। और आपको ये, आप अपने नेकेड आई से इसको कैप्चर नहीं कर सकते। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट होगी कि आप अपने नेकेड आई से उस फ्रीक्वेंसी को, एक्चुअली ये फ्लिकर कर रहा है बट यू कैन नॉट कैच इट। सारे ट्यूबलाइट, सारे लाइट सोर्सेस फ्लिकर कर रहे हैं बट योर सेंसेस विल नॉट बी एबल टू कैच इट। इस फ्लिकरिंग को आप नहीं पकड़ सकते। लेकिन कैमरा में क्या होता है, उसका एक शटर स्पीड होता है और शटर स्पीड की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करती, जिसकी वजह से आपको वो फ्लिकरिंग दिखती है और वो एक्चुअल फ्लिकरिंग है, उससे भी ज़्यादा फ्लिकरिंग हो रही है। लेकिन कैमरा अपने शटर स्पीड के हिसाब से उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई यू सी दैट फ्लिकरिंग, क्योंकि यहाँ पे AC सोर्स है और AC सोर्स में कंटिन्यूस प्लस माइनस होता रहेगा। ये पोल अभी प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसा बहुत तेज हो रहा है, ठीक है। हर लाइट सोर्स में फ्लिकरिंग होती है, लेकिन इस तरह से डिजाइंड है ये सारी चीजें कि ह्यूमन आई विल नॉट बी एबल टू कैच दैट फ्रीक्वेंसी। लेकिन कैमरास जो सोफिस्टिकेटेड होते हैं दे विल बी एबल टू कैच इट, वो कैच कर लेंगे क्योंकि उनकी एक शटर स्पीड होती है। हर कैमरा की एक शटर स्पीड होती है और शटर स्पीड की एक फ्रीक्वेंसी होती है। ये फ्रीक्वेंसी और ये जो AC की फ्रीक्वेंसी ये मिसमैच हो रही है, जिसकी वजह से वो फ्लिकरिंग को कैच कर रहा है, ठीक है। सो हाई एंड कैमराज विल बी एबल टू कैच इट। अगर आप कोई कैमरा लाते हैं और उसमें आप किसी स्पेशली कंप्यूटर्स पे आप डालते हैं या ऐसे बोर्ड्स पे, डिजिटल बोर्ड्स पे आप डालेंगे तो आपको कांस्टेंट फ्लिकरिंग दिखेगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो कैमरा आपका सही है, ठीक है, कैमरा आपका सही है, आपको एडजस्टमेंट आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कैमरा का शटर स्पीड उसके फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो रहा है। अगर आपने कोई ऐसा कैमरा रखा उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, वो ठीक नहीं है वो, ठीक है। ओके, सो द चार्ज टू द प्लेट्स। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मैं आपको क्या समझा रहा था कि अगर आपने कोई बैटरी कनेक्टेड रखी है तो ये प्लस से भाई साहब प्लस डेवलप होगा, माइनस से भाई साहब माइनस डेवलप होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। लेकिन AC सोर्स में कैसे डेवलप होगा, क्योंकि ये प्लस AC सोर्स में माइनस में बदल जाएगा और ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो AC सोर्स में कैसे होगा? लेकिन देखो बैटरी में तुम्हारा प्लस फिक्स्ड है, माइनस फिक्स्ड है, तो तुम्हारा ये वाला माइनस और ये वाला प्लस फिक्स्ड है। तुम भाई साहब आए जुई गांव से, ये भाई साहब आए खारघर से, इनका डेस्टिनेशन फिक्स्ड है, बीच में है खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे जमा हो गए कामोठे वाले और यहाँ पे जमा हो गए खारघर वाले, तो ये होगा। लेकिन अगर तुमको बोलूँ कि ये टन 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 हो रहा है ऐसा, खारघर कामोठे ऐसे हो रहा है, तब क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन? क्योंकि नहीं, अंदर कुछ नहीं जा पाएगा। अंदर तुम्हारा डाई इलेक्ट्रिक है, यू आर नॉट गोइंग, मतलब इसमें कोई मीडियम ही नहीं मिल रहा है तुमको अंदर जाने का। मैंने बोला ना भाई साहब खाड़ी है, अब कहाँ तुम खेलोगे, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू प्ले। टेल मी व्हाट विल हैपन। यही कॉन्सेप्ट आप आगे चल के पढ़ेंगे, बट मैं आपको फेयर आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन होना चाहिए भाई साहब, ये मेरा जो फैन है इसमें जो आपका कंडेंसर फिट है ये तो चल रहा है AC सोर्स में, आप बता रहे हो बैटरी, तो ये तो मिसमैच हो गया। उसके अंदर थोड़ी ना बैटरी लगा हुआ है, वो तो कनेक्टेड है आपके पावर सोर्स है ना, पावर सोर्स इज AC। तो फिर कैसे ऑपरेट कर रहा होगा ये, तो फिर कैसे चार्ज स्टोर कर रहा होगा ये?
तो होता क्या है भाई साहब, आपका एसी जो है, ठीक है, एसी पावर सोर्स में से पावर जाएगा, ठीक है, और ये अक्यूमुलेट होता रहेगा, ऐसे 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 फुल हो गया, जैसे जैसे आपका एसी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा ये अक्यूमुलेट हो गया, अभी फिर से ये ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब जो प्लस हुआ ये माइनस हुआ, अभी अगले में ये माइनस और ये प्लस होगा, चेंज होता रहेगा पोल्स आपके, ठीक है, दैट विल कीप ऑन चेंजिंग। सो चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एक मतलब कैसा होगा, जीरो से मैक्सिमम जाएगा, फिर मैक्सिमम से जीरो आएगा, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, मतलब जीरो से आपका पॉजिटिव चार्ज फुल में चला गया, अभी पॉजिटिव चार्ज से जीरो, फिर ये नेगेटिव चार्ज, ऐसा होता रहेगा, ये कांस्टेंट होता रहेगा, ठीक है। ओके, द चार्ज ऑन टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टू एंड्स ऑफ द कैपेसिटर। भाई साहब जो चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा वो किस पे डिपेंडेंट होगा, कितना पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है। अगर आपने यहाँ पे 10 बैटरियां लगा दी तो भरपूर चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना। जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा चार्ज कैपेसिटर प्लेट्स में डेवलप होगा। द मोर यू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द सोर्स, द मोर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ चार्जेस विच विल डेवलप ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर है भाई साहब, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अरे यार, तो आपका चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, द चार्जेस विच विल डेवलप ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल बी डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज, ठीक है। अगर मैच बहुत बड़ा है और पैसा बहुत ज़्यादा है तो लोग भी ज़्यादा जमा हो जाएंगे, है ना, वैसा है, ठीक है। इफ़ बेसिकली कामोटे और खारगर बॉयज़ में भाई साहब मैच हो रहा है, भले ही बीच में खाड़ी है, लेकिन जमा घट कहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, पैसा ज़्यादा है अगर भाई साहब, ठीक है। तो दिस Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, और इस केस में कांस्टेंट हो जाएगा भाई साहब आपका C, ये कैपिटल V होगा, ठीक है। Q इज इक्वल टू C इंटू V, वेयर C इज द कैपेसिटेंस, C इज द हैसियत ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। C इज बेसिकली द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब एक छोटे से कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आप एक ट्रक लेकर आएंगे भाई साहब चार्ज का, वो उतना चार्ज थोड़ी ना उसमें स्टोर हो सकता है, उसकी जितनी हैसियत होगी उतना ही वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। उसकी जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही वो स्टोर कर सकता है, एंड द कैपेसिटी इज डिफाइंड बाय दिस टर्म कैपेसिटेंस, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके, सो कैपेसिटेंस आपका क्या हो जाएगा, Q बाई यू, V, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, the charge per unit voltage that gets stored in the capacitor is known as its capacitance, ठीक है। कितना चार्ज एक यूनिट वोल्टेज से एक कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है वो हो जाती है उसकी कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस हो जाएगी। चार्ज पर यूनिट वोल्टेज इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। ओके ओके ओके, द रेशियो ऑफ द चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सिस्टम और कैपेसिटर कॉरेस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये Q और V, तो जितना आपने वोल्टेज को चेंज किया उतना ही आपका चार्ज चेंज होगा, और इसी को हम बोलेंगे कैपेसिटेंस, ठीक है। आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो चार्ज बढ़ेगा, वोल्टेज को घटाया तो चार्ज घटेगा, और इसी को हम बोलेंगे भाई साहब कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस इज वे एंड मीन्स टू स्टोर चार्जेस, ठीक है। ओके ओके ओके, इट्स यूनिट इज फैरेड और 1 कूलम पर वोल्ट। देखो भाई साहब क्या है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हो गया आपका Q बाई V, तो ये हो गया कूलम पर वोल्ट। जनरली हम इसको यूज नहीं करते हैं, व्हाट वी यूज इज बेसिकली फैरेड, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सिंस इट्स वेरी स्मॉल यू जनरली यूज माइक्रो फैरेड, मतलब 10⁻⁻⁶ फैरेड। आपके जितने भी सवाल बनेंगे सब माइक्रो फैरेड में बनेंगे। कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस होगी वो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी दैट विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ माइक्रो फैरेड, आपको हमेशा माइक्रो फैरेड ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत कम होता है भाई साहब, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, इट्स टू लेस, ठीक है, इसीलिए हम इसको माइक्रो फैरेड में ले लेते हैं सीधा डायरेक्टली, ठीक है। तो फैरेड यूज होता है, फैरेड को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, माइक्रो फैरेड विल बी 10⁻⁶ F, क्लियर है, ठीक है। इट्स यूनिट इज फैरेड और 1 कूलम पर वोल्ट। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई V। अभी भाई साहब Q क्या होता है, I इज इक्वल टू करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है भाई साहब, है ना। तो आपका Q का डायमेंशन क्या हो जाएगा, I इंटू टी, मतलब A इंटू टी हो जाएगा आपका Q का डायमेंशन, मतलब समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया डायमेंशन, ठीक है। ओके, और भाई साहब वोल्टेज क्या हो जाएगा, वर्क डन पर इन मूविंग अ यूनिट चार्ज इज नोन एज वोल्टेज, पढ़ा था ना भाई साहब,
पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। वर्क डन क्या होता है भाई साहब, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज, ठीक है। फोर्स क्या हो जाएगा भाई साहब, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब LT - 2 हो जाएगा। फोर्स मतलब क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मतलब हो गया m और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर LT - 2, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। d का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब l, d की वैल्यू क्या हो जाएगी l, डिस्टेंस है भाई साहब l हो गया, ठीक है। और q क्या हो जाएगा I × t मतलब AT, a और ये हो गया भाई साहब आपका t। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। दिस विल बी इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, ये क्या हो जाएगा, हाँ कबाड़ी वाले लोग आए हैं क्या यहाँ पे पढ़ने के लिए, तब से धाड़ाम धुड़ूम, हाँ कौन सा बोल, ये हो गया फोर्स, मैं नहीं समझ रहा हूं मैं, हाँ इसमें भी Q है इसमें भी Q है, तो ये हो गया तुम्हारा AT है ना, और इसका AT ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका भाई साहब क्या हो जाएगा MLT - 2 और यहाँ पे भाई साहब हो गया L और ये AT भाई साहब ऊपर गया तो AT का स्क्वायर, यस ठीक है, क्लियर है, ओके। तो कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे A² T² बाई ML² T - 2 है ना भाई साहब, नहीं यार फिर भी नहीं आ रहा ये तो, हाँ हो जाएगा। अभी हो रहा है आपका तुम्हारा M - 1, ठीक है, और कितना हो गया बोलो L - 2, ये T2 - 2 तो ये हो गया भाई साहब T⁴ और ये हो गया भाई साहब A का स्क्वायर, ठीक है। M - 1 L - 2 T⁴ और A का स्क्वायर, क्लियर है। दिस विल बी बेसिकली द डायमेंशनल फॉर्मूला। कैपेसिटेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भाई साहब हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज सॉरी पर यूनिट वोल्टेज, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। सिंबल ऑफ कैपेसिटर्स, तो आपका भाई साहब ये ऐसे हम इसको फिक्स कैपेसिटर बोलते हैं, दिस इज बेसिकली अ कैपेसिटर। दो पैरेलल प्लेट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। आपका सिंबल ऑफ अ सेल ये होता है, सेल के साथ भाई साहब कैपेसिटर को कंफ्यूज मत करना, दिस इज कैपेसिटर सिंबल एंड दिस इज अ सेल सिंबल, ठीक है, ओके। और ये हो गया भाई साहब वेरिएबल कैपेसिटर, जैसे आपका रेओस्टैट होता है, देखो जैसे आपका रेजिस्टेंस का क्या होता है सिंबल ऐसा, ठीक है, और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसका भाई साहब ये सिंबल होता है ना, जिसके रेजिस्टेंस को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। रेओस्टैट लैब में गए हैं, फिजिक्स लैब, पैसा तो इतना भरते हैं, है लैब है वहाँ पे रेओस्टैट देखा है कैसा होता है भाई साहब, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है वो, ठीक है, उसमें से निकालते हैं तो वो रेजिस्टेंस ऊपर नीचे होता है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये सिंबल हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस का सिंबल। वैसे ही फिक्स्ड कैपेसिटर का ये सिंबल हो गया, वेरिएबल कैपेसिटर का ये सिंबल हो जाएगा, ठीक है, ओके ओके। पर्पस ऑफ अ कैपेसिटर, व्हाट इज द पर्पस, इट इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिस्टिकली, ठीक है, एंड टेम्परेरी, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे ये स्टोर होगा, ठीक है। वाइल स्टोरिंग चार्ज इट ऑल्सो स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो चीज़ों में आपको एनर्जी को कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें भाई साहब आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके क्यों रखते हैं, सो दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, तो इससे आपका भाई साहब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप स्टोर, देखो बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखना, क्योंकि कंडक्टर्स में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो ही नहीं सकती भाई साहब। आपने जैसे ही स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, इट विल नेवर बी इन अ स्टोरिंग मोड। स्टोर आप उसी को कर सकते हैं जो स्टैटिक हो, और कंडक्टर्स में चार्जेस आर नेवर स्टैटिक, दे आर ऑलवेज इन अ मूविंग स्टेटस। जैसे ही आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सपोज करोगे या जैसे ही आप उसमें से करंट पास करवाओगे वो मूव ही करेगा, चार्जेस देने की कोशिश करोगे चार्जेस फटाफट मूव होंगे, ठीक है। आप इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक्स में आप चार्जेस को स्टोर कर सकते हो, जहां पे आप स्टोर कर सकते हो वहां पे आपकी एनर्जी भी स्टोर हो सकती है, और यही स्टोर्ड एनर्जी आपको आगे चल के काम आती है जब आपने फैन को स्विच को ऑन किया तो, ठीक है, ओके। सो दिस बेसिकली स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कैन सेफली अब्सॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड सिमिलरली रिलीज दैट लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, फटाफट इतना चार्ज अब्सॉर्ब भी करता है, फटाक से उतना चार्ज रिलीज भी करता है, ठीक है। और जैसे ही चार्जेस को रिलीज करेगा भाई साहब एनर्जी रिलीज होगी, चार्जेस के स्टोरिंग में एक एनर्जी स्टोरिंग हो जाती है आपकी, ठीक है, ओके।
सो कैपेसिटर कैन स्टोर चार्ज टेम्परेरी, टेम्परेरी चार्ज स्टोरिंग है ये, ठीक है, परमानेंट नहीं है। ओके, यूजेस ऑफ अ कैपेसिटर क्या क्या है भाई साहब? इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, रेडियो सेट्स, अभी तो खैर है नहीं है, टेलीविजन सेट्स, कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इनमें भाई साहब ये लगता है। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या क्या हो जाएगा? डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर्स देयर आर पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स एक्सेट्रा। आपके ज़्यादा सवाल जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी पे बनेंगे, पैरेलल प्लेट पे कैपेसिटर पे बनेंगे, ठीक है। बाकी शेप कुछ भी हो सकता है, स्फेरिकल शेप भी उनका हो सकता है, दे कैन ऑल्सो हैव अ सिलेंड्रिकल शेप एज वेल एज यू हैव दीज कंडेंसर्स और स्टार्टर्स इन फैंस, ठीक है। ओके, अपॉन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम देयर आर इलेक्ट्रोलाइटिक पेपर, माइका एंड सिरेमिक कैपेसिटर्स। तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें अगर हम, एक मिनट, यहां पे अपॉन डाई, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर्स दे कैन बी पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स एक्सेट्रा, ये वैसा हो सकते हैं। अपॉन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम देयर आर इलेक्ट्रोलाइटिक। तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या क्या हो सकता है भाई साहब आपका? इलेक्ट्रोलाइटिक। इस बंदे में एक इतनी खासियत थी ना, मतलब इसने मेरे को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। ये ऐसे पढ़ रहा है 3-4 दिन ऐसे ही पढ़ता रहेगा, इसको 4-5 घंटे बैठा दो, पढ़ाते रहो, ये देखता ही रहेगा, पढ़ता ही रहेगा, सुनता ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन पे ये फंसा तो उस क्वेश्चन की जड़ तक जाएगा, मतलब मेरे को भी परेशान कर देगा, क्लास में तो परेशान कर ही देगा, व्हाट्सअप मैसेजेस भी करेगा, मतलब जब तक उसका सोल्यूशन नहीं आएगा, जब तक उसका भाई साहब प्रॉपर क्लैरिफिकेशन उसको नहीं मिलेगा, वो आर्ग्यूमेंट करता ही रहेगा। सो व्हाटएवर, बट उसको आंसर करने के लिए मुझे कभी कभी पढ़ना पड़ता था, मुझे कभी कभी अपने आप को अपडेट करना पड़ता था। आई हैव हार्डली सीन स्टूडेंट्स गोइंग टू दैट लेवल। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ही इज़ अ जीनियस, बट उसकी जो ये क्वेरी थी ना, मतलब एक चीज़ में फंसता तो जब तक भाई साहब उस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर लेगा उससे निकलेगा नहीं। सो ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं हमने, ठीक है। आज की तारीख में तो भाई साहब क्वेश्चन ही इधर आते, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना 11th 12th में मतलब इंसान का दिमाग मर जाता है कि क्या हो जाता है मुझे नहीं मालूम। साइंस को आप लोगों ने इतना बड़ा बर्डन बना के रखा है ना कि नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग को आपने पूरा एक्लिप्स कर दिया है। ये ज़रूर है कि आपने 8th या 7th में जिस तरह से साइंस पढ़ा था वो एक वंडरफुल कॉन्सेप्ट था, स्टार्स ब्लिंकिंग, फिर भाई साहब ये सब आपको वैसा वंडर्स लगते थे। तो हो सकता है आपकी क्वेरी की लेवल अलग हो। प्रॉब्लम ये है कि जब हम 11th 12th में आते हैं, हम बोझ का माइंडसेट लेकर ही आते हैं, भाई साहब अभी हम जा रहे हैं वॉर जोन पे, या तो जिंदा लौटेंगे या तो शहीद हो जाएंगे, ऐसा ही है। इट्स लाइक अ वॉर जोन फॉर यू, योर एंटायर इंक्यूजिटिवनेस अबाउट साइंस डाइज आउट, और फिर ना सवाल बनते हैं, ना सवालों में इंटरेस्ट रहता है। आप खींच रहे हैं इस पूरे जर्नी को, ये 2 साल की जर्नी ना लोग पूरा का पूरा, मैं बोल रहा हूँ ना 99% ऑफ स्टूडेंट्स दे आर जस्ट ड्रैगिंग इट, ड्रैगिंग, खींच रहे हैं आप इसको। क्वेरी मतलब इस बंदे का मार्क्स छोड़ो, इसका इंजीनियरिंग हो गया वो छोड़ो, इसका सक्सेसफुल करियर बन गया वो भी छोड़ो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, बट वो जो क्वेरी उसको पूछना है और उसको रिजॉल्व करना है, एकदम अंत तक जाना है, उसके लिए भाई साहब चाहे वीडियोस देखे चाहे कुछ भी देखे, उसको जब तक मतलब चैन नहीं है, ये चीज़ मिसिंग है। और ये कम से कम मेरे को 4-5 साल हो गया, आई डोंट सी दैट ग्लेयर इन स्टूडेंट्स टू एक्चुअली गो टू दैट एक्स्ट्रा एज इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट। मेरे पास या किसी भी टीचर के पास जवाब लिमिटेड होते हैं, लेकिन आप किस हद तक उसको परसू करते हैं। मतलब टीचर भी भाई साहब फिर अपने आप को अपग्रेड करने लगता है। मैं अभी यहाँ पे 1 साइडेड है भाई साहब मेरा गेम, पढ़ाया जा रहा हूँ, तुम पता नहीं क्या समझ रहे हो और क्या लेके जाओगे यहाँ से मुझे मालूम नहीं। जब एग्ज़ाम लूँगा तो 50% क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाता है। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट वॉट यू हैव अंडरस्टूड, वॉट यू हैव ग्रास्प्ड एंड वॉट यू हैव प्रैक्टिस्ड एज वेल। ठीक है, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, या शायद कर भी रहा हूँगा, मेरे हिसाब से तो यही है, जो सच्चाई है वही बयां कर रहा हूँ आपसे। लेकिन अगर आपने साइंस को परस्यू किया, थोड़ा एक्स्ट्रा जाइए ना भाई साहब। आप दम तोड़ देते हैं चीज़ों में, आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में दम तोड़ देते हैं, आप छोटे छोटे भाई साहब जो सवाल बनते हैं उसमें ही दम तोड़ देते हैं। एक सवाल करेंगे 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट, नहीं हुआ या तो सोल्यूशन देखेंगे या तो उसको छोड़ देंगे। आई एम टेलिंग यू दैट्स योर एटीट्यूड एंड दिस विल नेवर मेक यू एक्सेल इन एनी फील्ड। आप भाई साहब नहीं बढ़ सकते आगे इस एटीट्यूड से। ये डिमांडिंग है, ये डिमांडिंग स्पीयर है, और क्योंकि आपने उस चीज़ को ही मार दिया है। आज की तारीख में भाई साहब फटाफट AI पता नहीं क्या क्या है, आप तो ये बंद ही हो गया है आपका।
दिस हैज स्टॉप्ड वर्किंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सब कुछ हो जाएगा, आपका इंटेलिजेंस जीरो हो जाएगा, पता नहीं क्या होने वाला है। बट आई सिंसियरली मिस दिस एटीट्यूड अमॉन्ग स्टूडेंट्स। ये एक जो पर्टिकुलर चीज़ है कि भाई साहब एक सवाल के पीछे पड़ जाना, और जब तक वो सवाल के पीछे पड़ जाएगा ना खुद शांत बैठेगा ना मुझे शांत बैठने देगा, जीना हराम कर देगा भाई साहब। वो इतना मैसेज करेगा, कॉल करेगा, यहाँ पे आके फिर से दूसरे दिन वही सवाल पूछेगा, ये तो नहीं हुआ सर, मतलब फिर वो चलता ही रहेगा जब तक इट इज़ नॉट रिजॉल्व। ठीक है, ये चीज़ मिसिंग है। आई एम जस्ट पर्टिकुलरली टॉकिंग नॉट अबाउट इट्स सक्सेस, but I am just only referring to his attitude, which is primarily missing in you, primarily missing in all the batches that have concluded in the recent years. नहीं दिखता है मुझे वो। ठीक है, okay, upon dielectric, and that's very unfortunate, there are electrolytic paper, mica and ceramic capacitors। एक मैंने कहीं पे एक किसी philosopher का saying पढ़ा था कि you know between kindergarten kids who are so, मतलब दे आर सो, सब कुछ उनके लिए मैग्निफिशेंट है भाई साहब। ये स्टार्स का ब्लिंकिंग होना, चिड़ियों की चरचराहट, ये सारा जो साइंस है उनके लिए एक वंडरफुल कॉन्सेप्ट है। एंड बाय द टाइम यू ग्रेजुएट एवरीथिंग हैज जस्ट डाइड ऑफ। सो समथिंग टेरिबली हैज गॉन रॉन्ग इन दिस जर्नी। कुछ तो बहुत बड़ा गफलत हो गया है, मतलब आपके अंदर में वंडर एलिमेंट है ही नहीं, आपके अंदर में क्वेरी नहीं है, तो आपके अंदर में भाई साहब चीज़ों को जानने का जो एक जज्बा है, या मतलब फॉलो करने का जज्बा है, या जब तक हमको ना मिले इसका आंसर परसू करने का जो जज्बा है, वो डाई आउट हो गया है। वॉट हैज़ गॉन सो रॉन्ग और सो टेरिबली रॉन्ग, irrespective of whatever you land up in as your careers, or irrespective of whatever you shape up in, but what has died out in this journey? कुछ ना कुछ तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, या तो टीचिंग मेथोडोलॉजी में गड़बड़ हो रही है, या तो आपके बुक्स में गड़बड़ हो रही है, या तो आपके खुद की भी गड़बड़ी है। सब मिक्स्ड है, सब मिक्स्ड है। कहीं ना कहीं ये पूरा फंडामेंटल सिस्टम ही आपका क्रैश हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक, देयर आर इलेक्ट्रोलाइटिक पेपर, माइका एंड सिरेमिक कैपेसिटर्स। सिरेमिक कैपेसिटर्स मतलब जो सिरेमिक से बनते हैं आपके, ठीक है, और पेपर हो गया, माइका, ये सब आपके एक टाइप के क्या है, इंसुलेटर्स हैं। दीज आर बेसिकली इंसुलेटर्स। तो कैपेसिटर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर, इट विल बी मेड अप ऑफ मेटल प्लेट्स एंड इट विल बी मेड अप ऑफ एन इंसुलेटर एज वेल। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है। सो कैपेसिटर विल बी मेड अप ऑफ बोथ। Parallel plate capacitor, it consists of two plain parallel conducting plates separated by a certain distance. इन दोनों का भाई साहब सेपरेशन है डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज केप्ट स्मॉल। तो ये आपके भाई साहब देखो ये प्लेट्स है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने स्मॉल रखा है। ये आपके पैरेलल प्लेट है और इक्वली चार्ज है, प्लस और माइनस। तो आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा भाई साहब? प्लस से माइनस। ठीक है, क्लियर है? ओके। Principle of parallel plate capacitor: to increase the capacity of one conducting plate A by bringing another conducting plate B close to it, decrease the potential at the same charge. तो आपका भाई साहब to increase the capacity of one conducting plate A by bringing another conducting plate B close to it, decrease the potential at the same charge. देखो होता क्या है, अभी आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे आपका भाई साहब चार्जेस हैं, ठीक है, इससे काम नहीं कर रहा है, काम हो रहा है भाई साहब आपके डाई इलेक्ट्रिक से। डाई इलेक्ट्रिक से काम हो रहा है। डाई इलेक्ट्रिक में भाई साहब माइनस चार्ज स्टोर हो गई, यहाँ पे प्लस चार्ज स्टोर हो गई, ठीक है। क्या हम इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? इसको हमें बढ़ाना है, ठीक है। व्हाट डू आई डू टू इंक्रीज दिस? ये बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा भाई साहब? आपका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, आपकी जो कैपेसिटर की स्टोरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। सो इसी चीज को हम यहाँ पे भाई साहब पढ़ेंगे। टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ वन कंडक्टिंग प्लेट, मतलब एक कंडक्टिंग प्लेट का कैपेसिटी बढ़ाना बाय ब्रिंगिंग अनदर कंडक्टिंग प्लेट क्लोज टू इट टू डिक्रीज द पोटेंशियल एट द सेम चार्ज। तो आपका भाई साहब डिक्रीज द पोटेंशियल आपने क्लोज किया है यहाँ पे, ठीक है, तो आप पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे कैपेसिटर या डाइलेक्ट्रिक के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही डिक्रीज होगा, ठीक है, मतलब सॉरी आपका वो भी इंक्रीज होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।